हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अव्यय, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। आइए बच्चों, देखते हैं अव्यय क्या होते हैं। अव्यय अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में एक जैसे रहते हैं। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं, जैसे बहुत, जल्दी अथवा शीघ्र, परंतु आदि। परिभाषा: वाक्य में प्रयोग करने के बाद जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। देखिए बच्चों, क्या होते हैं अव्यय। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के ऐसे रूप, जैसे कि लिंग, वचन तथा कारक, इनके कारण वाक्य में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। देखिए, अब आपको उदाहरण के द्वारा भी आगे समझाया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आज इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अव्यय का पहला भेद, जो कि है क्रिया विशेषण, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। चलिए, जो शब्द क्रिया की समय, स्थान, रीति व परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, प्रतिदिन आदि। तो बच्चों, क्या बोला गया है, जो शब्द क्रिया के स्थान को, समय को, रीति मतलब ढंग को और परिमाण को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पे हो गया प्रतिदिन। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे हो गया धीरे धीरे। चलिए देखिए, उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन शब्द विद्यालय जाने की तथा धीरे धीरे शब्द चलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। देखिए बच्चों, विद्यालय जाता हूं, कैसे जाता हूं, प्रतिदिन। चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो बच्चों, ये दोनों ही क्या हुए, क्रिया विशेषण। आइए बच्चों, आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए बच्चों, सबसे पहला देखते हैं कालवाचक, या जिसको हम समयवाचक क्रिया विशेषण भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। वे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे हमेशा, प्रतिदिन, दिन भर, सुबह, कब, अब, पहले आदि। तो बच्चों देखिए, कालवाचक या समयवाचक किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया के होने के समय का पता चले कि वो कब हो रही है। जैसे कि हमेशा, राहुल हमेशा झूठ बोलता है, तो यहाँ पर पता चला कि झूठ बोलता है कैसे, हमेशा। तो बच्चों, जैसे हमेशा, प्रतिदिन, है ना, दिन भर, सुबह, अब, तो ये सारे इसके उदाहरण थे। आइए बच्चों, अगला रूप देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें बताएंगे जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है। चलिए देखिए, वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आर पार, इधर उधर, अंदर, पीछे, सामने आदि। तो देखिए बच्चों, बताया था ना अभी, जो स्थान बताए, जैसे मेरे घर के ऊपर एक बच्चा खेल रहा है, तो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, घर के ऊपर। चलिए, अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब बच्चों, यहाँ पे मात्रा बताई जाएगी। वे शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, खूब, जितना, उतना आदि। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ पर, मैं थोड़ा दूध पीता हूँ। अब पीता हूँ क्रिया हुआ, कितना दूध, थोड़ा, तो यहाँ पर मात्रा बताई गई। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे क्रिया के होने का ढंग या तरीका।
चलिए, शब्द जो क्रिया होने के ढंग अथवा रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, गलत, झूठ, अवश्य, शीघ्र, बिल्कुल, चुपचाप आदि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उसे हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए बच्चों आगे देखते हैं, येलो कलर के बॉक्स में क्या दिया गया है, विशेष। क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्रिया के साथ 4 प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब, कहाँ, कितना तथा कैसे। उत्तर में हमें जो शब्द प्राप्त होता है वही क्रिया विशेषण होता है। तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि अगर आपको क्रिया विशेषण की पहचान करनी है तो आप ये चारों क्वेश्चन वर्ड्स लगाकर एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और फिर इनमें से जिसका उत्तर आपको मिलेगा वही उसका भेद होगा। चलिए आगे आइए। अगला है याद रखिए। जो शब्द प्रत्येक स्थिति में एक जैसे रहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक व रीतिवाचक हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अव्यय किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे बच्चों? जो शब्द प्रत्येक स्थिति में एक जैसे रहते हैं वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आगे आइए। ख, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अव्यय का अर्थ है तो क्या आएगा? जिसका व्यय नहीं होता। चलिए बच्चों आगे आते हैं। ग, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये येलो कलर का बॉक्स दिया है, इसमें से आप चूज करके यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि पेड़ से आम टूटकर नीचे गिर गए। चलिए बच्चों इसी तरीके से आप इन सबको फिल करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए तथा भेद का नाम भी बताइए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है क्रिया विशेषण? चारों ओर। और भेद का नाम क्या है? स्थानवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपके लिए एक गतिविधि दी गई है। क्या है ये गतिविधि? क्रियात्मक गतिविधि। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों बहुत ईजी है, आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहला है जल्दी जल्दी, तो आप क्या लिखेंगे? मोहन जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेता था, है ना। इस तरीके से कोई भी वाक्य आप इसमें बना सकते हैं। चलिए बच्चों आगे आइए। अगला है संबंध बोधक प्रीपोजिशन। चलिए, प्रीपोजिशन आपने इंग्लिश में तो बच्चों जरूर ही पढ़ी होगी। जो शब्द दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे झंडा लाल किले के ऊपर फहराया गया। मेरे विद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय है। पेड़ के नीचे मुसाफिर बैठे हैं। तो देखिए बच्चों क्या बताया गया यहाँ पे? जो शब्द दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध स्थापित करे उसे ही हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। जैसे देखिए झंडा लाल किले के ऊपर संबंध बताया गया है। मेरे विद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय है। मेरे विद्यालय और पुस्तकालय के बीच में संबंध बता दिया के अंदर बोलकर। इसी तरीके से पेड़ के नीचे मुसाफिर बैठे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द के ऊपर, के अंदर तथा के नीचे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं: के निकट, के पास, की और, के भीतर, के लिए, की अपेक्षा, की और, के आगे, के बीच, के अतिरिक्त, के जैसा, के दाएं, के ऊपर, के नीचे, से बाहर, से दूर, के अंदर, से, के लिए आदि। तो बच्चों आपको समझ में आया? इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये वाक्य में दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं संबंध बोधक। चलिए बच्चों अब याद रखने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। याद रखिए, जो शब्द दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। चलिए बच्चों
अब यहाँ पर आपके लिए अभ्यास कार्य दिया है, छोटा सा देखते हैं। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या बताओगे? जो शब्द दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। क, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। संबंध बोधक शब्द है, तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बताओ कौन कौन से है संबंध बोधक शब्द? के ऊपर, के नीचे, के अंदर या ये सभी? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये सभी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग, निम्नलिखित वाक्यों से संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको संबंध बोधक शब्द छांटने। देखिए, मेरे घर के आगे डाकखाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा के आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। घ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हंसिका डैश स्पर्श अधिक बुद्धिमान है, तो क्या लिखेंगे? हंसिका की अपेक्षा स्पर्श अधिक बुद्धिमान है। ऐसे ही यहाँ से जो ठीक लगेगा उसको लेकर आप इसको पूरा करेंगे। अगला है क्रियात्मक गतिविधि। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। के दाएं, तो बच्चों क्या लिखोगे? मेघा सुमित के दाएं बैठी है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वाक्य बनाओ लेकिन सही होना चाहिए। अगला है संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए 10 वाक्य अपनी उत्तर अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। आइए चलिए आगे देखते हैं। अगला है समुच्चय बोधक कंजक्शन। जो शब्द किन्हीं शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, रोमिल तुम्हें दूध पीना है या कॉफ़ी? मैंने उसकी प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। तो देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के बीच में, शब्दांशों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करे, जोड़े उन्हें आपस में, उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे यहाँ पे देखिए, रोमिल तुम्हें दूध पीना है या कॉफ़ी? तो ये जो या है ये वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। मैंने उसकी प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। अब देखिए आगे, काजल और ईशा बातें कर रही हैं। सोनिया ने कहा कि पुस्तक मेरी है। चलिए, उपयुक्त वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द या, परंतु और तथा की शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार हैं: किंतु, परंतु, तथा, या, लेकिन, इसलिए, बल्कि, की, चाहे, ना, अन्यथा, एवं, मगर, इस कारण, नहीं तो, ताकि आदि। तो बच्चों कितने सारे समुच्चय बोधक शब्द देख लिए हमने। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं, याद रखिए। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा पदों के आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो बच्चों अब तो आपको समझ में आया ही होगा कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभ्यास करें। क्या अभ्यास करना है आपको? क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा पदों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए। ख, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। उन शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं जो काम करते हैं किस चीज का? दो वाक्यों को जोड़ने का, दो पदों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का, या ये सभी। तो आप बच्चों क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे ये सभी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ग, निम्नलिखित वाक्यों से समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर लिखिए। अनूप और मयंक दोनों स्कूल गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? समुच्चय बोधक में आएगा यहाँ पे और। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ग, उचित समुच्चय बोधक शब्द लिखकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान पूर्वक पढ़ा करो, डैश फेल हो जाओगे। तो बच्चों क्या आएगा? ध्यान पूर्वक पढ़ा करो अन्यथा फेल हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्रियात्मक गतिविधि। अगली क्रियात्मक गतिविधि है
निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है एवं, तो क्या लिखेंगे? पिताजी एवं माताजी दोनों बाजार गए हैं। तो बच्चों ऐसे आप इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य अपने आप बना सकते हैं। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होते हैं। जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, प्रशंसा, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि ऐसे शब्द जो विस्मय मतलब हैरानी, नफरत, है ना, शोक, कोई दुख भरी खबर आ गई, क्रोध, गुस्सा, इन सारी चीज़ों के मन के, ये जो जितने भी हैं इनके मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। और बच्चों ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक ही निकलते हैं जब कोई हमारे साथ इंसिडेंट होता है। अब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। वाह कितना सुंदर बच्चा है। ओह सिर में बहुत दर्द है। छी तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। उपयुक्त वाक्यों में वाह, ओ तथा छी शब्द मन के किसी ना किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे वाह शब्द उत्साह को प्रकट कर रहा है, ओ शब्द पीड़ा को प्रकट कर रहा है तथा छी शब्द घृणा को प्रकट कर रहा है। अतः ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक हैं। तो बच्चों विस्मयादि बोधक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हैरानी प्रकट करें। चलिए भाव तथा विस्मयादि सूचक शब्द। भाव विस्मयादि सूचक शब्द। उत्साह या हर्षबोधक, यहाँ पे आएगा कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं उत्साह के लिए और हर्षबोधक के लिए? शाबाश, आहा, वाह आदि। आश्चर्य सूचक, अरे, अहो, वाह आदि। घृणा, धिक, छी छी आदि। क्रोध, अरे, धत आदि। दुख, भय, हाय, उफ आदि। इच्छा, काश, चेतावनी, सावधान, बचो, खबरदार आदि। प्रोत्साहन, शाबाश, वाह आदि। संबोधन, हे, ओ, अरे, सुनो आदि। तो बच्चों देखिए ये कुछ शब्द थे जो हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए जो जितने भी शब्द होते हैं इन सबके बाद ये इस तरीके का साइन भी लगता है, एक डंडा और नीचे डॉट, जिसे हम विस्मयादि सूचक चिन्ह भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। याद रखिए, क्या याद रखना है आपको? विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, प्रशंसा, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य के शुरू में आते हैं। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते। किसी भाव की तीव्रता को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। अब हम इनका अभ्यास कार्य देखेंगे। सबसे पहले देखिए अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्या बताएंगे आप? विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर आप बताएंगे जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, प्रशंसा, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब इसका दूसरे वाले का आंसर आप खुद से बताएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो बच्चों देखिए कैसे मिलान करेंगे। क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है उत्साह, तो उत्साह को किससे मिलाएंगे? शाबाश, आहा, वाह। चलिए ऐसे ही आपको पढ़ाया था ना कुछ विस्मयादि सूचक जो चिन्ह है, जो शब्द हैं वो आपको बताए गए थे, तो आपको इनसे मिलाना है। अगला है क्रियात्मक गतिविधि। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कैसे करेंगे? वाह, तो क्या बना सकते हैं? वाह कितना सुंदर नजारा है, या वाह कितनी सुंदर चित्रकारी है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। तो चलिए बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।